नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनके पूरा परिवार या तो संघ से जुड़ा रहा या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने के लिए वो परिवार लगा रहा। पेशे से वो पत्रकार भी रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 80 से राजनीति इन्होंने शुरू की। विद्यार्थी परिषद में रहे, युवा मोर्चा में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, विधायक बने, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और फिलहाल छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल। बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत नमस्कार सर। शुरू में आपको जांजगीर नैला लिए चलता हूं मैं, जहां से स्कूलिंग हुई आपकी। क्या उस समय स्थिति थी जब आप पैदा हुए, क्योंकि पिता भी मीसाबंदी रहे, 19 महीने तक लगातार जेल की यातनाएं उन्होंने सही। क्या उसी समय से ये बेस बन गया था कि इसी पार्टी में रहना है, चाहे जो हो जाए, इस पार्टी को ही आगे बढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए जीवन में? देखिए आदित्य जी, राजनीति में हम लोगों का एक पारिवारिक बैकग्राउंड है। जिस समय हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, 25 जून 1975 को इस देश के अंदर आपातकाल लगा और 19 महीने तक उस पूरे इमरजेंसी के काल में मेरे पिताजी बिलासपुर की जेल में बंद रहे। पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, उस समय जनसंघ से जुड़े हुए थे। मेरे बड़े भाई, अभी तो दोनों नहीं हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, आरएसएस से। बड़े भैया तृतीय वर्ष किए थे। और राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो हम लोगों को परिवार से मिली। पार्टी के लोगों का, संघ के लोगों का घर में आना जाना रहता था, भोजन करते थे, परिवार से बैठ के बातचीत करते थे। तो एक प्रकार से हम कहें कि जन्म घुटी में ही जनसंघ, संघ और भारतीय जनता पार्टी हमको विरासत में मिली। 1980 से राजनीति की शुरुआत हुई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। चंदे साहब, 18 साल बाद मौका मिला था विधानसभा लड़ने का। अब का यूथ शॉर्टकट चाहता है, अब के लोग लंबा संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन कहा जाता है जब तक संघर्ष नहीं रहता, जब तक वो यात्रा शुरू नहीं होती जिसकी परिकल्पना कभी आप करते हैं। क्या पहले के कार्यकर्ताओं और अभी के कार्यकर्ताओं में बहुत अंतर देखते हैं? शॉर्टकट चाहिए, तत्काल पद चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी पार्टी आ जाए। शालेय जीवन से ही, फिर कॉलेज के समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उसमें हम विचारधारा के आधार पर काम करना प्रारंभ किए। जब 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या की, इंदिरा जी शहीद हो गई, और उस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सामान्य रूप से देश में चर्चा रही कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं था, वो शोक सभा का चुनाव था। कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिला, 3/4 से अधिक, 400 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लोगों ने इंदिरा जी की वोट के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उस समय परिस्थिति बहुत ही विकट थी। जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना 1980 में हुई, और पहले लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा झटका, 544 में से 2 लोकसभा की सीटें भाजपा को प्राप्त हुई थी पूरे देश में। बहुत से लोग पार्टी छोड़ के भी चले गए, जो लोग तुरंत आए थे। संक्रमण काल था भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बड़ा संक्रमण काल था। सारे देश में हताशा थी, निराशा थी। बहुत से लोग जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग थे, वो हमारे ऊपर टिप्पणी करते थे कि भाजपा का दुकान अब बंद हो गया है, इसके दुकान में अलीगढ़ का ताला लगने वाला है। सत्ता दूरबीन से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और उस संक्रमण काल में हम बहुत से नौजवान, उसमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, कमल पटेल जी हैं, यहाँ मन्नी बृजमोहन जी हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, ऐसे और भी बहुत से लोग थे। सब लोगों ने उस समय युवा मोर्चे में काम करना प्रारंभ किया, जिस समय पार्टी का सर्वाधिक संकट काल का समय था।
और धीरे धीरे काम को हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके आगे बढ़ाया। लेकिन उस समय टीम वर्क से काम होता था, सामंजस्य से काम होता था, और अभाव में भी हम सब लोग पूरी मस्ती से काम करते थे। उस समय 1990 में जब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ, हमारी एक क्रांति मसाल यात्रा निकली युवा मोर्चा में। शिवराज जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान जी। तो और जो उसका समापन जो हुआ लिली टाकी चौराहे भोपाल में हुआ, 1 लाख नौजवान पूरे मध्य प्रदेश से उपस्थित हुए थे। और उसके 3-4 महीने बाद में चुनाव था। तो जो 90 में पटवा जी के नेतृत्व में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उस समय के युवा मोर्चे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस समय तप करके हम लोग आए थे, संघर्ष की भट्टी में तप करके आए थे। एक वैचारिक पृष्ठभूमि थी। और आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति उस समय राजनीति में आया 84-85 के कार्यकाल में, वही आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, या छत्तीसगढ़ हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, विधायक, विधानसभा उपाध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष। चंदेल साहब, युवाओं के साथ शुरू से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब युवाओं के साथ, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफी लंबे समय तक एक्टिव रहे। उस समय जब संक्रमण काल था भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कोर वोटर माना जाता है युवा। क्या सोच है युवाओं के लिए, क्योंकि लगभग 4 साल हो चुके हैं, कांग्रेस की सरकार चल रही है। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए? भूपेश जी की जब सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था। प्रमुख रूप से 36 बिंदु उसमें थे, बाकी और भी बहुत से विषय थे। और उस 36 बिंदुओं में प्रमुख रूप से नौजवानों के लिए भी उन्होंने रोजगार की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब भी हम रोजगार की बात करते हैं, न तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई जवाब देते, न उस समय के तात्कालिक घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे TS सिंहदेव साहब, न उनके मुंह से कोई सकारात्मक बयान आता। तो आज पूरे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार हैं, वो लाखों की तादाद में, इस भूपेश की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से उनके मन में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि इस कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ में वादा खिलाफी किया है, यहां के नौजवानों को छला है, धोखा दिया है। और इसलिए विश्वासघात जो नौजवानों के साथ में हुआ है, नौजवान अब इस सरकार से बदला लेने के लिए आतुर है। पत्रकार भी आप रहे हैं चंदेल साहब, समझते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। क्या ऐसा लगता है कि 4 साल, चूंकि ये आप लोग का जो टेन्योर है, मैं तो सीधे कहूंगा कि ये इलेक्शन ईयर है, जिस साल आप लोग बने, बहुत लेट हो गया। ये जो परिवर्तन होना था थोड़ा पहले हो जाता तो, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं, बस्तर घूम रहे हैं, दंतेवाड़ा घूम रहे हैं, भाई 6 महीने तो समझने में लगता है किसी को भी। देखिए, पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो काफी सोच समझ करके निर्णय लिया। रही बात परिवर्तन की, जब भी हुआ, जो भी दायित्व हम लोगों को मिला, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस कसौटी पर हम खरा उतरे। लेकिन परिवर्तन की जो बात है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है वो समय की आवश्यकता है, और परिवर्तन प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और निश्चित रूप से हम नई टीम के साथ में, नए जोश के साथ में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन, उनके दिशा निर्देश में नवंबर 2023 में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें निश्चित रूप से कमल खिलेगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दैनिक भास्कर जब नव भास्कर हुआ करता था, तब पत्रकारिता भी की है चंदेल साहब ने, और बहुत अच्छा एक नाम रहा है।
चंदेल साहब, उस समय की पत्रकारिता और इस समय की पत्रकारिता में तो खैर जमीन आसमान का अंतर है। ट्रंक कॉल उस समय बुक कराया जाता था, आधा घंटा इंतजार करते थे, आप खबर नोट कराते, फिर वो खबर छपती। लेकिन उस समय जो खबर चलती थी, दिल में अलग सुकून होता था उस समय। क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए तटस्थ होंगे ऐसा मैं सोचता हूं। क्या ये नहीं लगा कि पिछले 3.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप दिखना चाहिए था विपक्ष के नाते, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, पत्रकारिता, उस समय की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में काफ़ी फर्क है। जब हम लोग संवाददाता के रूप में काम करते थे तो उस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। तथ्यों को जानने के लिए, घटनाक्रम को जानने के लिए मैदान पर जाते थे, फील्ड में जाते थे। और उस समय कोई संसाधन था नहीं। 3.5 साल हमारी सारी गतिविधि चलती रही। हमने अनेक बार आंदोलन किए इस प्रदेश सरकार के खिलाफ, भूपेश सरकार के खिलाफ। लेकिन पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से जो हमारे बड़े आंदोलन हुए, पिछले 24 अगस्त को हमने युवा मोर्चा के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया बेरोजगारी के विषय को लेकर। 9 सितंबर को तुरंत 15 दिन बाद साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में हमारे 23,681 मतदान केंद्र हैं, उसके बूथ अध्यक्षों को हमने आमंत्रित किया। हमारे जो शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, उनको हमने बुलाया। और देश की पहली पार्टी है भाजपा जिसके बूथ अध्यक्ष से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा संवाद करता है, बातचीत करता है, चर्चा करता है और उसका सम्मान करता है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अभी पैनापन और आगे आया है। हम आक्रामक हुए हैं इस सरकार के खिलाफ में। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आप भी किसान परिवार से होंगे, मैं तो विशुद्ध रूप से किसान परिवार से हूं, कि जब पानी गिरता है उसके बाद ही नांगर जोता जाता है, हल चलाया जाता है। पानी गिर गया है मतलब। चंदेल साहब, 2018 में वो पार्टी जिसने 15 साल सत्ता कर सुख भोगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से 2018 अजीत जोगी के शासनकाल के बाद जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, 15 साल, और 15 साल में 15 सीटों पर 2018 में आप सिमट गए थे। दिल से अगर एक बात याद आती हो कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था, कोई एक कारण हो जो आपको लगता हो जिसके कारण हम 2018 का चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कभी भी जब परिणाम विपरीत आते हैं कारण एक नहीं होते, मैं समझता हूं कि कारण अनेक होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और छत्तीसगढ़ को एक नए कलेवर में ढालने का काम, छत्तीसगढ़ में विकास को गढ़ने का काम, छत्तीसगढ़ को विकासशील प्रदेश से विकसित राज्य बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में किया। सामान्य रूप से ये होता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, कि सरकार से कई बार हमको हताशा और निराशा भी होती है, बहुत सी उम्मीदें भी रहती हैं, और इसलिए लोग कई बार ये समझते हैं कि चलो बदल करके देखना चाहिए। लोगों में भाजपा ने काम नहीं किया इस बात का आक्रोश नहीं था। हमने छत्तीसगढ़ के संतुलित विकास किया। आप देख लीजिए, 4 साल पहले छत्तीसगढ़ के गांव में जो काम होता था, आज आप किसी गांव में चले जाइए, कोई किसी भी गांव में, पाटन विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर के पूरे छत्तीसगढ़ में किसी गांव में 1-2 लाख रुपया विकास काम के लिए नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल में एक एक गांव में 2 करोड़, 4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए तक गए थे। चाहे वो रोड का काम हो, सामुदायिक भवन का काम हो, मुक्तिधाम का काम हो, शौचालय का काम हो, और भी जो अन्य विकास के काम है, जो गांव की बुनियादी आवश्यकताएं। मेरी सरपंचों से बात होती है विधायक होने के नाते। सरपंच कहते हैं कि भैया हम गलत समय में सरपंच बन गए। तो मैंने उनको कहा कि क्यों?
तो बोले 1 पैसा इस भूपेश सरकार के ज़माने में, कांग्रेस सरकार के ज़माने में हमको नहीं मिल रहा है। और वो हंसी मजाक में कहते हैं कि हम अल्लाह पड़ता नहीं परत है, माने पोसात नहीं। तो लोगों में हताशा निराशा है। सरपंच जो है वो गांव के नीचे का सबसे बड़ा माने छोटा कड़ी है, लेकिन प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 के चुनाव, जिससे दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में कदम रखा और मुख्यमंत्री बने, आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कोई तोड़ नहीं है चंदेल साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2500 रुपए किसान के खाते में गया, गोबर गोठान जितना भी आप बोल भ्रष्टाचार हो, लेकिन वो चीजें जो नहीं हो पाती थी वो चीजें हुई। गोबर की बात हमने की, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की हमने बात की। कम से कम वो पैसा 2 साल का जो आपने बोला था आपने नहीं दे पाए। 2500 रुपए एमएसपी के बाद जो 25 रुपए डिफरेंस अमाउंट है वो उनके खाते में गया। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2023 में भी इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन तय हो गई है, अब इससे कम नहीं, भले इससे ज्यादा लेकिन अब इससे कम नहीं। क्या लाइन तय करना जरूरी मान रहे हैं किसानों के लिए, कुछ ना कुछ घोषणा 2023 के लिए? कुछ बातों से मैं आपके सहमत हूं। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान पर आधारित है, खेत पर आधारित है, और छत्तीसगढ़ की राजनीति की ये धुरी है। निश्चित रूप से हमारी जो सारी अर्थव्यवस्था है इस प्रदेश की, वो किसान के फसल पर आधारित है। जिस बार फसल अच्छी होती है, रायपुर के बाजार में रौनक होती है। जिस बार किसी भी कारण से अकाल दुकाल पड़ जाता है, फसल अच्छी नहीं होती, उस समय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के बाजार में वीरानी रहती है। तो इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर कृषि पर आधारित है। अब इस बात के लिए हम भी बिल्कुल चिंतन करेंगे कि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसके फसल का मूल्य मिले। क्योंकि मुझे जितना याद है चंदेल साहब, पिछली बार भी आप लोग चाहते थे कि 2018 के घोषणा पत्र में किसान के लिए कुछ ना कुछ हो। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, और किसानों के लिए अनेक योजनाएं हमारी भारत की सरकार ने लागू किया है। किसान कैसे समृद्ध हो और उसको कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, यह हमारे मोदी जी का चिंतन है। लेकिन हम भी, हमारे प्रदेश के सारे नेता बैठ करके इस बारे में विचार करेंगे चुनाव के पहले कि कैसे हम और किसान को अधिक से अधिक सहूलियत दे सकते हैं। आपने कहा परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। 2018 में वो चेहरे थे जिनको पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया। चंदेल साहब, बिल्कुल सही बात है, कई चेहरों को नकार दिया, और शायद वो चेहरे ही थे जिनके चलते पब्लिक का वो आक्रोश और खुद आपके कार्यकर्ताओं का आक्रोश आपको 2018 में देखने को मिला। मैं तो सबसे मिलता हूं, उस कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी हार गई, अगली बार हम फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन फिर वही चेहरे हैं, वही डॉक्टर साहब हैं, वही धर्मलाल जी हैं, वही पुराने चेहरे हैं, मूड़त जी, बृजमोहन जी। ऐसा नहीं लगता कि परिवर्तन हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को करना होगा 2023 के लिए? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन तो हुआ है, अभी हमारे संगठन में परिवर्तन हुआ है। हमारी नई टीम बनी है, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों, बृजमोहन जी हों, और बाकी सब लोग हों, उनके पास भी अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, उन्होंने लंबा समय काम किया है। उनके अनुभव का लाभ भी निश्चित रूप से हम लोग लेंगे। और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, हमारा जो विचारवान कार्यकर्ता है, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, और वो बूथ पर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। 23,681 मतदान केंद्रों में हमारी इकाई है, और वही हमारी हकीकत है, वही हमारी जमीनी ताकत है। और उसके बल पर ही हम इस भूपेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। मुझे स्मरण है 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अटल जी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमारा पहला अधिवेशन हुआ, समता नगर उसका नाम था। अटल जी ने, समुद्र के किनारे वो अधिवेशन हो रहा था, अपने समापन भाषण में कहा था कि समुद्र के उठती हुई लहरों के बीच में मैं विश्वास व्यक्त करता हूं
कि आने वाला भारत का भविष्य यहाँ पर बैठा है और अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। चंदेल साहब, 2023 का चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब परफॉर्म करने के लिए बमुश्किल 1 साल का समय भी नहीं बचा है, क्योंकि 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। ओबीसी समुदाय का जो है लीडर माने जाते हैं, अरुण साव भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा इतना बड़ा था कि ओबीसी के वो नेता थे, तो 2 ओबीसी समाज को लाना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी? क्योंकि इसके पहले हम छत्तीसगढ़ में देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से आदिवासी वर्ग का कोई ना कोई शख्स प्रतिनिधित्व करता रहा है। या तो एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा या फिर एक सामान्य वर्ग से रहेगा। इस बार दोनों ओबीसी और दोनों बिलासपुर संभाग, ये एक चैलेंज रहेगा बाकी लोगों को मनाने के लिए। ये संघर्ष का समय है। केंद्र में मंत्री हमारे आदिवासी समाज से हैं, श्रीमती रेणुका सिंह जी, वो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ऐसा नहीं है, हम सब समाज को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, हमारे यहाँ हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जो भी निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, काफी सोच समझ करके लिया है। रही बात भूपेश बघेल की, वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और मुझे एक बात कहनी है। जब वो मुख्यमंत्री बने, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन जब कांग्रेस नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे? हमने भी आपके माध्यम से पढ़ा है, हमने भी मीडिया के माध्यम से सुना है। अगर कोई बात हुई है तो इस प्रदेश की जनता के सामने में कांग्रेस नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को साफ करना चाहिए। जन चर्चा है, बहुत सी बातें हैं। उनके ही अपने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने उनको खुला पत्र लिखा पिछले जुलाई में। और आज प्रधानमंत्री आवास अगर छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाया, केंद्र ने अपनी राशि भेज दी, जो प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए है, और टीएस सिंहदेव साहब ने उसको मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को दोषी माना उस पर, कि राज्य की सरकार उसको मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रही है। उनके ही मंत्री जो कोरबा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने ही कलेक्टर को महाभ्रष्ट कलेक्टर बताया। तो ये कांग्रेस के अंदर में, सरकार के अंदर में क्या चल रहा है? तो उनकी अंतरकला का फायदा बीजेपी को मिलेगा, मतलब आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, फायदा तो मिलेगा ही। देखिए, हमारे पास जो मुद्दे हैं, बहुत से हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं, बातचीत करते हैं। मैं भी वही जानना चाह रहा था, चंदेल साहब का रोड मैप क्या है 2023 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को काबिज करने के लिए? आखिरी सवाल। देखिए, हम नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो विकास अवरुद्ध हो गया है, हम फिर से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की पथ पर हम तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, उसका निराकरण करना चाहते हैं। यहाँ के किसानों में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले, और छत्तीसगढ़ का हम संतुलित विकास चाहते हैं। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना। और रही बात, हमारा रोड मैप तो ये है, दूसरा हमारा मुद्दा है कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है, वो भी हमारा मुद्दा है। उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 36 वादे किए थे, 36 में से कितने पूरे किए? 4 साल होने जा रहे हैं आपको इस दिसंबर में, जनता के सामने में रख दीजिए। और कांग्रेस का जो अंतरकला, कांग्रेस हमारे लिए स्वयं एक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी में अंतरकला तेजी से बढ़ने वाला है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है इस सरकार के प्रति, कांग्रेस के। और यही सारा विषय है जो छत्तीसगढ़ में फिर से परिवर्तन की बयार लाएगा। तो चंदेल साहब, अपने आप को क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? क्योंकि ओबीसी चेहरा ही रहेगा, ये तो आपने तय कर दिया है और ये नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से हैं और नारायण चंदेल और अरुण साव दोनों ओबीसी से आते हैं। क्या चंदेल साहब आने वाले समय में 2023 में एक बड़ा चेहरा देखते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं।
हमारा सबसे पहला प्रयास है कि किसी भी प्रकार से हम सब लोग एकजुट होकर के मेहनत करके टीम वर्क के साथ काम करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार छत्तीसगढ़ में बनाए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, विधायक दल तय करेगा। तो उसके बारे में अभी किसी प्रकार से किसी ने कोई विचार नहीं किया है। लेकिन एक बात तय, हमारा नेता माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और कमल का चुनाव चिन्ह लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पर कहना है 2023 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेस की अंतरकलह और कांग्रेस के वो 36 बिंदु जिनसे घोषणा पत्र का नाम दिया गया था कांग्रेस में, ये घोषणा पत्र को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर उस 36 बिंदु में कितने बिंदु वाकई में कांग्रेस सरकार पूरा कर पाई। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत